चलते हैं वेश्यालय, यानी रेड लाइट एरिया। मुजफ्फरपुर का वो रेड लाइट एरिया जहां तमाम लड़कियां इस पेशे में ढकेल दी जाती हैं, तमाम महिलाओं के जीवन बर्बाद हो जाते हैं और उनके साथ, पुरुषों के साथ कुछ बदतमीजी भी होती है। इधर से आप निकलेंगे तो आपके साथ लूट खसोट भी होगी। घुस रहा हूं दोस्तों बिहार के एक पुलिस चौकी में। यह है पुलिस चौकी और इसके भीतर प्रवेश करता हूं। कन्हौली टीओपी, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार का यह जनपद जो कई मामलों में जाना जाता है। मैं मुख्य मार्ग पर हूं और यह है पुलिस चौकी। भीतर क्या है, मैं कौन सी फरियाद लेकर के जा रहा हूं और हमारी बात किस प्रकार सुनी जाएगी, आज इसका परीक्षण करने जा रहा हूं। बिहार पुलिस दोस्तों, यह इलाका, अगल बगल की गलियां, यहां चलते हैं वेश्यालय, यानी रेड लाइट एरिया। मुजफ्फरपुर का वो रेड लाइट एरिया जहां तमाम लड़कियां इस पेशे में ढकेल दी जाती हैं, तमाम महिलाओं के जीवन बर्बाद हो जाते हैं और उनके साथ, पुरुषों के साथ कुछ बदतमीजी भी होती है। इधर से आप निकलेंगे तो आपके साथ लूट खसोट भी होगी। वजह क्या है, कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है और इस धंधे में हजारों की संख्या में जो महिलाएं शामिल हैं उनके लिए क्या करना है। हम चलते हैं पुलिस चौकी के भीतर और एक वेश्या यानी सेक्स वर्कर की बिटिया से ही मिलते हैं। एक उसी वेश्यालय में जन्मी, उसी वेश्यालय में अपने आप को सरवाइव किया और इस पुलिस चौकी में हम आपको मिलवाते हैं। आइए, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है मुजफ्फरपुर का और कई देशों की लड़कियां इस पेशे में यहां से जुड़ी हैं। आइए हमारे साथ भीतर प्रवेश करिए। यहाँ एक पीपल का खूबसूरत पेड़ है जिसे आप देख रहे हैं और पूजा पाठ भी होता है, इसे भी आपने महसूस किया। यह है पुलिस पाठशाला, सौजन्य से मुजफ्फरपुर पुलिस, यानी पुलिस पाठशाला क्या है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। उधर बापू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इधर सरस्वती माँ है। आइए, पुलिस पाठशाला मुजफ्फरपुर यह है क्या। जोहरा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, इधर एक बोर्ड लगा है और फिर मैंने जिसका उल्लेख किया उनसे आपको मिलवाता हूं। देश की एक बहादुर बेटी जिसने इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए क्या किया, हम इस पर बात करते हैं। नाम है नसीमा खातून। शुभकामना जी, नमस्कार। बिहार में गणिकाओं का बड़ा इतिहास है। यहाँ भगवान बुद्ध से लेकर के और आम्रपाली तक तमाम कथाएं जुड़ी हुई हैं। उसी में कई एक स्थान है जहाँ इस तरह के वेश्यालय चलते हैं जिन्हें रेड लाइट एरिया कहा जाता है। गणिकाएं भी इन्हें कहा जाता है, वेश्या भी कहा जाता है, कुछ और भी खराब खराब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा। उसी में हमारे बीच हैं, उन्हीं सेक्स वर्कर के परिवार से पैदा हुई अगर देखा जाए और उसी माहौल में पली बढ़ी, लेकिन आज एक बड़ी लकीर खींच करके तय किया है कि इस व्यवसाय में हमारी बेटियां, हमारे घर के भारत की बेटियां न आए और जो आई हैं वह गरिमा के साथ उनको जीवन जीने का एक संसाधन मुहैया कराया जाए। बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और बच्चों की क्या हालत है आज इसके बारे में जानेंगे। बाप का नाम लिखने में लोग कतराते हैं, आज अलग कानून बन चुका है, लेकिन माँ तो है। उन बच्चों का बाप कौन है जो रात के अंधेरे में आया, लुक छिप करके और फिर चला गया अपना मुंह काला करके। कैसे लुटाया? जब काम वासना उसकी शांत हो गई तो फिर लौट करके नहीं आया। कहा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। यह तब कहा जब बाप का नाम देने की बात आई। हमारे बीच हैं नसीमा खातून जी, जिनसे मैं बात कर रहा हूं। नसीमा, बड़ा झेला, बड़ा देखा, दादी माँ ने पाला पोसा और इस क्षेत्र में उबार करके, क्योंकि आप भी उसी पैसे में जाती। माँ आपकी चली गई दूसरे के साथ, आप बच्ची थी, आपको छोड़ करके चली गई। और दादी जो इसी
धंधे में थी, इसी व्यवसाय में थी, उन्होंने कहा मैं इस बिटिया को जाने नहीं दूंगी। एक सवाल यह, इसमें ठेकेदार भी हैं, दलाल भी हैं, बहुत जगह से ले आते हैं, इस धंधे में झोंक देते हैं, जो आ गया यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप एक पाठशाला चलाती हैं, कैसे सहयोग मिला और इन बच्चों को पढ़ा करके किस तरह से तालीम देती हैं, कैसे मुकाम दिलाती हैं, किसका सहयोग है, कठिनाइयां क्या क्या आ रही हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी भारत में जो स्थिति है, सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के कोई पहचान की बात नहीं होती है, सम्मान की बात तो दूर की है। तो मैं अपने ही घर में एक कुछ बच्चों को, टोलियों को पढ़ा रही थी। उसका शुरुआत ऐसे हुआ कि हमारे जो आप जोहरा सिलाई समूह देखें या और भी सिलाई ग्रुप देख रहे हैं, ये हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है। आजीविका वाला ग्रुप जो है बिहार सरकार का, उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको लेकर एक बात हुई और दादी, जैसे मैंने दादी के बारे में बताया, तो वो 100 साल की हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि दिन भर उनके लिए लगने पूरा बच्चे जैसा हो गई थी, तो मुझे लगता था कि थोड़ा समय मिले। तो उस सिलाई ग्रुप को मैंने अपने घर में एक सिलाई सेंटर खोल दिया। तो उसमें जो दिन में महिलाएं आती थी ना, तो मैं दिन में सो जाती थी कि पूरी रात उनके साथ जगना पड़ा, तो बच्चे के जैसे करती थी, एज हो गया था उनका। तो उस बीच में हमारे घर में बच्चे आते थे, साथ में माओ के साथ आते थे वो। तो वो आते तो मेरे कमरे में मेरे कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं, तो वो देख के जाते थे। तो मैंने 1-2 बार देखा कि क्यों छुप छुप के देख रहे हो। मैंने बोला क्या देख रहे हो? तो बोला वो चाहिए। मुझे लगा क्या चाहिए भाई, मैं तो कोई खिलौना रखी नहीं। तो बोले वो अवार्ड के बारे में बताया कि वो चाहिए। वो कहाँ से लाए आपने, कहीं मिलता है क्या? मैंने कहा नहीं, कहीं मिलता तो नहीं है। तो फिर वो बोले क्या आप गाना गाती है तो आपको मिला है? मैंने कहा नहीं, मैं गाना भी नहीं गाती। तो कैसे मिला आपको? मैंने बोला तुम्हें क्यों पूछना है, तो मुझे भी चाहिए, क्या मुझे ये मिल सकता है? मैंने बोला हाँ मिल सकता है। तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैंने बोला तुम लोगों को सच में चाहिए? बोला हाँ। लेकिन कितने लोग हो तुम लोग अपनी टोली में? वो बच्चे थे हमारे इलाके के, जो समझिए कि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, बेकार, कोई काम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्या खाया, कहाँ जा रहा है, रात को कितने बजे तक कहाँ घूम रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा कि 10-12 लोग और जो देखेगा वो कहेगा अरे उसी हाँ, का है, उन्हीं का है, मतलब बेकार है, हाँ, बस ये चोर है, ये है, वो है, जो भी है, उन्हीं का पैदा है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 10-15 लोग की टोली है, मतलब लेकर आओ उनको। वो लेकर आए और उनसे बात हुई तो उनको मैंने कहा कि चलो अब तुम लोग अपना अपना नाम लिख के हमको लेकर आके देना। 1 सप्ताह बाद वो लोग गायब हो गए। तो उसमें से 2-3 बच्चे आए, बोले कि उन लोग नहीं करेंगे आपके साथ, हमको तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें से 5 बच्चे मेरे पास आना शुरू किए। अब वो 5 बच्चे आना शुरू किए तो धीरे धीरे कारवा बनता गया, तो बाकी बच्चे भी आने लगे, तो 15 बच्चे कुल हो गए थे। उसी बीच में जो इस इलाके में कुछ इस तरह के दादा टाइप के लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं कि इस इलाके, इस मंडी के बच्चे की भी हालत सुधरे, जिनको ये पसंद नहीं, उन लोगों ने फिर से बात करना शुरू किया। अरे ये फिर अपने आप को डॉक्टर ऑफ द सेक्स वर्कर बोलेगी और फिर बच्चों में ये डाल देगी और फिर वो पागल हो जाएंगे और सब बच्चे बोलने लगेंगे, तो माहौल खराब होगा। ये पूरे माहौल को मैं माहौल खराब कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग आपके चैनल पे देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं माहौल ही खराब कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो दिल करता है कि उनको धर दूं बढ़िया से, लेकिन क्या करूं, उनकी सोच ही, बुद्धि ही छोटी है, तो क्या कर सकते हैं, सोच ही वही है तो वही करेंगे वो। तो उन लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मन में एक टेंशन था कि यार क्या करूं अब मैं, अब बच्चों को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो किसी की नहीं मानेंगे, लेकिन पेरेंट्स तो फिर करेंगे ना। उसी बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक IPS आए थे, अवधेश सरोज दीक्षित नाम है उनका, अभी गोपालगंज में SP है। अच्छा। तो वो जब इस इलाके में आए और घूमे तो उनको लगा कि कुछ अलग लोगों को भी ढूंढना चाहिए। उस समय उन्होंने गूगल वगैरह पे कुछ सर्च किया तो मेरे बारे में उन्होंने जाना, तो कुछ लोगों से बात की उन्होंने, तो मुझे ढूंढते हुए आए। अच्छा। तो वो आए तो मेरे बारे में मुझे किसी ने फोन किया कि आपको सिटी SP मिलना चाह रहा है। तो मैंने बोला शायद
थाना पे बुला रहे होंगे। मैंने कहा क्यों, थाना पे आना है? तो बोला नहीं नहीं, आपके घर आना चाहता हूं। तो मैंने बोला मेरे घर आना चाहता हूं? चलिए ठीक है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ, फिर आप उनको बोलिएगा वो आ जाएंगे। वो शाम को 6 बजे आए। सितंबर 28 या 27 तारीख था 2023। तो वो आए तो उनको मैंने दिखाया कि ऐसा सिलाई और कैसे काम कर रही हूँ मैं। तब उन्होंने कहा कि नसीमा जी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने बोला कि देखिए मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे दे सकते तो जो आपका पुलिस चौकी पे जगह है उस पे कुछ काम करने के लिए दे दीजिए। हाँ, हमें कोई रहना नहीं है, हमें दिन भर एक एक्टिविटी करना फिर आ जाना है। तो काम का पर्पस ये था कि सिलाई चलाना है हमें, सिलाई ग्रुप के लिए एक जगह चाहिए जाकि मैं ज्यादा सिलाई मशीन लगा सकूं, ये करूं, और बच्चे हैं हमारे वो दिन में हमारे घर पे ही पढ़ लिया करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ नसीमा जी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे टेंट, ये जो जगह आप देख रहे हैं ऐसा नहीं था, ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेटिंग ये ऐसा नहीं था, ये गड्ढा था और ये दीवारें नहीं थी, ये ओपन था, जंगल झाड़ थे ये पूरा। ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हो, ये सुविधाएं जो देख रहे हो, ये आज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये काम हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे सिलाई ग्रुप के लिए टेंट वेंट लगा दिया उन्होंने। तो मैंने बोला यार टेंट में कैसे करेंगे हम, क्योंकि बारिश होगी तो पानी नीचे आएगा और सारा मटेरियल गिरा हो जाएगा, तो हम तो टेंट में काम नहीं कर सकते ना, आपको थोड़ा सॉलिड कुछ बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा नसीमा जी। तो दिवाली का दिन आ गया था, तो दिवाली के दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि नसीमा जी आप बच्चों को भी तो पढ़ाती हैं। मैंने कहा हाँ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं आज? मैंने बोला हम लोगों ने दिया बनाया है बच्चों ने मिलके और हम सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा आप नाका पे आ जाइए। फर्स्ट टाइम 2023 दिवाली के दिन 12 तारीख था, हमने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट किया पहली बार। और दिवाली सेलिब्रेट किया तो उसी दिन जब वो दिया देख रहे थे ना बच्चों से, तो उन्होंने कहा नसीमा जी बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, मतलब बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं और बहुत बच्चे सीखने के ललक वाले हैं, तो दिया बना के ला रहे हैं, तो इनको क्यों ना आप जो वहां बैठ के पढ़ाती है यहीं पढ़ाइए। मैंने बोला मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे तो स्पेस चाहिए। फिर हमने यहाँ शुरुआत किया 2023 को 13 तारीख को हमने दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पे पुलिस पाठशाला प्रारंभ किया। उस समय हमारे पास 15 बच्चे थे, आज हमारे पास 150 बच्चे, और हम किसी बच्चे को किसी के घर से लाने नहीं गए। हम किसी को नहीं बोलते कि आप यहाँ पढ़ने आओ। अगर आप शाम को आते तो आप देखते शाम को बच्चे स्वतः आएंगे, अपना खुद कारपेट बिछाएंगे और खुद बैठ के पढ़ेंगे। और जो 15 बच्चे थे मेरे पास उस समय वो ड्रॉप आउट थे, स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल में नाम नहीं था। 2023 के दिसंबर में हमारे पास जब 25 बच्चे हुए तो हमने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें एडमिशन कराना होगा। तो यहाँ पास में एक स्कूल है तिलपोखरिया पे, वहाँ पे हमने बच्चों का दाखिला कराया। 25 में से हमारे पास 5 बच्चे थे जिनका एडमिशन कॉन्वेंट वगैरह में था, बाकी बच्चे का नहीं था। तो नसीमा एक चीज मैं रोकूंगा, जिन बच्चों का एडमिशन कॉन्वेंट में अथवा सरकारी स्कूलों में हुआ होगा तो अन्य साथ वाले बच्चे और टीचर तो सबको पता है कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं और उनके जो सहपाठी हैं वो अभी जान जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है और यह बच्चे किस झंझावात से जूझते हैं कि हमें लोग जानते हैं कि यह वेश्यालय के लड़के हैं, रेड लाइट एरिया के बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं वही बता रही हूँ आपको कि सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट थे बच्चे, कॉन्वेंट में भी ड्रॉप आउट थे। एक तो पैसा नहीं है, दूसरा पहचान लोग दूसरी तरह से लेते हैं। तो हमें लगा कि इनको स्कूल भेजना चाहिए। हमने सरकारी स्कूल से बात की, किसने? हमने, मतलब मैं और पुलिस ने। हाँ। हमने पुलिस ने बात की और पुलिस वाले मेरे साथ जाके उन 25 बच्चों का दाखिला कराया एज ए पेरेंट्स। क्या बात। जो चैलेंज आप बोल रहे हैं उसी को ओवरकम करने के लिए। अब जहां हमने एडमिशन कराया वहां पे पुलिस, देखिए आप एक सेक्स वर्कर के बच्चे को कुछ भी बोल सकते हैं, पुलिस वाले को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे तो पुलिस वाले ही ना उस बच्चों के गार्जियन बन गए। अब जब पुलिस वाले गार्जियन है तो कोई बच्चे से उसका बाप का नाम कैसे पूछ सकता है? मतलब इस मामले में बिहार पुलिस और जिस कप्तान का आपने नाम बताया, बिल्कुल, तो उनका आचरण अनुकरणीय है, स्तुत्य है और सल्यूट करने लायक है। बहुत मैं उनसे मिलूंगा अभी गोपालगंज में अगर हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, और अभी जो वर्तमान में लोग हैं सबके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने एक मुहिम मेरे साथ शुरू किया था और वो गए तो जैसे
हमारे इलाके में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए, आईपीएस काम किए और वो गया, बंद हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी कारवां चल रहा है और आज दूसरा साल हम आपको बोल रहे हैं और 150 बच्चे तक पहुंच गए हैं। तो सोचिए कि जो गए वो तो गए, लेकिन जो आ रहे हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। वाह। तो आज पूरा मुजफ्फरपुर का जो पुलिस प्रशासन है उसका ये इकलौता पाठशाला है और मैं उन सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भले वो उनकी छवि समाज जैसे भी देखें, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम किया मेरे साथ खड़ा होकर। जैसे मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि आप किसी के साथ कुछ बदलाव की बात मत करिए, चुपचाप उसको बोलिए कि हम साथ में, बस इतना इतना आप कर सकते हैं। बिना नॉक नॉक किए, बिना किसी सवाल पूछे तो आप बदलाव देख सकते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर चोर बोलते रहो, वो चोर से डकैत बन जाएगा लेकिन वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा।